आरआरबी पीओ 2019 का जो मेंस था ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए मैंने कोशिश करी है सेम पैटर्न का क्वेश्चन लिखने की, हो सकता है वर्ड्स और नंबर्स वहां पर डिफरेंट रहे हों। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्या लॉजिक वहां पर था और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनपुट हमें दिया था कुक 47, रेट 87, 67, सीट पोलो 96। स्टेप नंबर 1 में उसने लिखा 47, ले 47 उठ के गया। 47, 87, 67, 96 चार नंबर हमारे पास हैं, तो क्या कर रहा है लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा नंबर उठा के लिखता है। कुक, रेट 87, 66 और देखिए सीट गायब है ना, सीट गायब है ना। पोलो 96 अपनी जगह पर एज इट इज है। तो हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड पर दिए गए नंबर्स में सबसे छोटा नंबर उठाएगा, जबकि राइट साइड पर जो हमें अल्फाबेट दिए हैं इसमें सी तीसरे नंबर पर आता है, आर 18, एस होता है 19 और पी होता है 16। मतलब दिए गए अल्फाबेट में जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में आएगा वो उसने लिख दिया। बाकी चीजें कुक, रेट 87, 67, पोलो 96 अपनी जगह पर एज इट इज हैं। उसके नीचे जो स्टेप आती है, देखिए 47 रिपीट करा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 47 को पुश कर रहा था, जबकि अब की बार पुश नहीं करा है। इधर से एसटी भी अपनी जगह पर एज इट इज है, उसको भी पुश नहीं करा है ना। तो अभी लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 87, 66, 67, 96 में सबसे छोटा कौन है 67, जिसको उठा के वो सबसे आगे लिख रहा है। राइट साइड पे हमें डालना था अल्फाबेट। अच्छा एक बात हम लोग मिस कर गए, यहाँ पे लिखा गया है केवल एसटी। अगर मैं एसटी की बात करूं तो जो सीट है, अब दो बातें हो सकती हैं कि पहला और आखिरी लिख दिया उसने, या फिर दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है, वॉवेल्स को ड्रॉप करके केवल कॉन्सोनेंट्स लिखें। और यही लॉजिक था, वो वॉवेल्स को ड्रॉप कर रहा था, वॉवेल्स को नहीं लिख रहा था, केवल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज हमें यहां से भी क्लियर हो जाएगी कि जब राइट साइड पे हमें रेट, कुक और पोलो में से लिखना था, तो अगर फर्स्ट और लास्ट ड्रॉप कर रहा होता तो यहां पर हम लोग 80 लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या लिखा, आरटी। इसका मतलब वो वॉवेल्स को ड्रॉप कर रहा है और केवल कॉन्सोनेंट्स लिख रहा है। तो लेफ्ट साइड पे 47 और 67 हमारा अरेंज हो गया। राइट साइड पे हमारा रेट का आरटी और एसटी अरेंज है। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। इतना हिस्सा हमारा अरेंज्ड है। अब जो भी एलिमेंट हमें उठाना है इन चारों में से उठाना है, तो लेफ्ट साइड पे हमें उठाना है बचे हुए नंबर्स में से छोटा नंबर जो कि 87 है, उठा के यहाँ लिख दिया। कुक और पोलो में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बाद में क्या आता है, पोलो। तो केवल हमें क्योंकि कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं तो पी और एल मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब हमारा यह हिस्सा अरेंज है। अब बचता है कुक और 96। लेफ्ट साइड पे नंबर लिखना है तो 96 यहाँ लिख दिया, और कुक में वॉवेल्स को छोड़ के सी और के हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ये 5 क्वेश्चन अभी आरआरबी पीओ के एग्जाम में इस पे बेस्ड आए थे। हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी तरह से एक इनपुट को पकड़ के आउटपुट तक ले चलते हैं, और उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन थे उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इनपुट हमारे सामने रेडी है, हम इसे अपना जो पिछला लॉजिक हम लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। और लॉजिक क्या था, लेफ्ट साइड पे हमें नंबर लिखने हैं जो कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलेंगे, जबकि राइट साइड पे हमें अल्फ़ाबेट या फिर वर्ड्स लिखने हैं जो कि हमारे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलेंगे। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और, हमें जो वॉवेल्स हैं वर्ड के उनको स्किप करना है, उनको नहीं लिखना। शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा नंबर, स्टेप नंबर 1 ढूंढते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 27। तो मैं 27 को यहाँ लिख रहा हूँ। राइट साइड पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आने वाला सबसे बड़ा वर्ड जो कि इन चारों में से अवेलेबल हो, कौन सा है, साइट। साइट को मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसका केवल क्या लिखेंगे, एसटी। क्यों, क्योंकि वॉवेल्स को हमें नहीं लिखना। बाकी चीजें, डोर 52, केक 89, 63 और मोनो, ये अपनी जगह पर एज इट इज। स्टेप नंबर 2, 27 रिपीट उतरेगा, इधर से एसटी हमारा रिपीट उतरेगा।
लेफ्ट साइड में बचे हुए नंबर में सबसे छोटा, तो लीजिए 52 उठा के हम लोग लिखते हैं। राइट साइड में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बाद में आने वाला वर्ड, और उसमें भी हमें वॉवेल गायब करने हैं। तो डोर, केक और मोनो की अगर बात करूं तो मोनो बाद में आता है, तो मोनो का मैं केवल लिखूंगा MN। बची हुई चीजें एज इट इज, क्या क्या बचता है हमारे पास, डोर, केक, 89 और 63। स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 27 और 52 अपनी जगह पर एज इट इज होंगे। अब मुझे क्या लिखना है, 89 और 63 में 63, जबकि MN और ST अपनी जगह पर एज इट इज जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बात हो सकती है कि आपके मन में आ रहा हो कि मोनो अपनी जगह पर डिफॉल्ट है, तो मोनो तो अपनी जगह पर डिफॉल्ट है, पर क्या मशीन का काम केवल मोनो लिखना था? नहीं, उसमें आधा काम डिफॉल्ट था और आधा काम करना बाकी था। वो क्या काम था? इसके जो वॉवेल्स हैं उनको गायब करना। इसका मतलब पूरा काम नहीं हुआ था, तो मशीन नेक्स्ट आपका जो वर्ड है उसको पिक नहीं करेगी, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप MN लिख के अगला वर्ड उठा के यहाँ पर लिख दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मशीन के दो काम हैं, वर्ड को उठा के लिखना भी है, साथ ही साथ उसके जो वॉवेल हैं उनको भी गायब करना है। इस वजह से मशीन ने दूसरा जो, क्योंकि मोनो आपको लगा होगा कि डिफॉल्ट आ रहा है, तो मोनो तो डिफॉल्ट है लेकिन लिखना केवल MN है, मतलब काम करना बाकी था। और क्योंकि मशीन ने अपना काम कर दिया, इसलिए उसका नेक्स्ट वाला वर्ड उठा के नहीं लिखा। STMN, तो अब हमारे पास डोर और केक में बाद में डोर आता है। डोर का मैं केवल DR लिखूंगा, है ना। हम लोगों ने 27, 52 DR, MN, ST लिख दिया है, और हमारे पास क्या बचेगा अब केवल इधर का केक और ये 89। स्टेप नंबर 4, 27, 52, 63, किसका टर्न? 89 का। मैं लिख रहा हूँ 89, और इधर से केक का टर्न है। इसमें केवल CK लिखूंगा क्योंकि मैं वॉवेल्स को यूज नहीं करूंगा। CK, DR, MN और ST, ये कहलाएगा हमारा आउटपुट या फिर लास्ट स्टेप। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको एकदम क्लियर होगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी RRB PO 2019 के मेंस में पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे पहले भी लिख के दिया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में डोर रिलेटेड है केक से और 63 से। हमें ये बताना है कि अगर ये स्टेप नंबर 1 में ऐसा है तो स्टेप नंबर 3 के लिए 52 किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप आंसर भी लेते आए होंगे कि डोर एक छोड़ के केक, एक छोड़ के 63। तो स्टेप नंबर 3 में ठीक इसी तरह से 52 एक छोड़ के, है ना, 53 के बाद 52 के बाद सॉरी एक छोड़ के केक और एक छोड़ के क्या आएगा DR, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिसमें उसने ये बोला था कि स्टेप नंबर 3 क्या होगी। फाइंड स्टेप नंबर 3, मतलब हमें अपनी स्टेप नंबर 3 मैच कराना था। तो क्वेश्चन जो थे वो एकदम सिंपल से थे, यही पूछा जा रहा था कि स्टेप नंबर 3 क्या होगी, या इसको मैच कराइए, या स्टेप नंबर 2 में राइट से 5वां एलिमेंट क्या है। तो अगर आपने एक बार चीजों को अरेंज करना सीख लिया, है ना, मेन जो फोकस होता है मशीन इनपुट आउटपुट में वो इसको अरेंज करना। अगर आपने इसको प्रॉपर अरेंज कर लिया है तो फिर उसके आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। मुझे उम्मीद है ये पैटर्न आपको एकदम क्लियर होगा कि मशीन दोनों तरफ से चलती हैं। इस वाले में अंदर पुश नहीं करा, और इसके पिछला वाला जो हमने देखा था उसमें हम लोगों ने अंदर पुश करना भी सीखा था।